Assalamu alaikum students and welcome to the special data modeling class. In today's class lecture we will discuss the geodatabase designs. Geodatabase design के ऊपर हम बात करेंगे और geodatabase design के अंदर जो technical aspects हैं, इसके जो technical issues हैं, उनके ऊपर हम discuss करेंगे. पिछले क्लास लेक्चर के अंदर हमने geodatabase के अंदर object modeling और geodatabases की types के बारे में पढ़ा था. geodatabases की types को हम एक मरतबा फिर go through करते हैं. जियो डेटाबेसेस की दो मेजर कैटेगरीज हैं. एक सिंगल यूजर जियो डेटाबेस है और दूसरा मल्टी यूजर जियो डेटाबेस. इसके बारे में हमने पढ़ा था. सिंगल यूजर डेटाबेसेस आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर डेटाबेसेस होते हैं जिसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर पर्सनली मैनेज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. जबकि मल्टी यूजर जियो डेटाबेसेस हैं वो आगे उनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं. मल्टी यूजर जियो डेटाबेसेस के अंदर आपका जियो डेस्कटॉप जियो डेटाबेस है, सिंगल यूजर डेटाबेस है और इसके साथ साथ आपका एंटरप्राइज जियो डेटाबेस है. अब ये जो 3 जियो डेटाबेसेस हैं इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके बारे में हमने पिछली क्लास लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. इसके साथ साथ मैंने आपको जियो डेटाबेस आर्कजीएस के अंदर बनाना जो है उसकी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाई थी कि जियो डेटाबेस जो है उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है. अब बेसिकली ये जियो डेटाबेस जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एजरी की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है और ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल डेटा सोर्सेज को सपोर्ट करता है. जो आपका डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपकी वेक्टर फाइल्स हैं, पॉइंट फाइल्स हैं, लाइन फाइल्स हैं, पॉलीगॉन्स की फाइल्स हैं, रास्टर इमेजेस हैं, टेबल्स हैं और इसके साथ साथ आपके रिलेशनल डेटा डेटा टेबल्स हैं. ये तमाम के तमाम जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो एक सिंगल डेटाबेस के अंदर जो है वो मैनेज किए जा सकते हैं. तो ये चूंकि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है डेटा का जो कि एजरी का बनाया हुआ है. दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली जियोग्राफिक डेटा को मैनेज करने के लिए. इसके कंटेम्परेरी जो डेटाबेसेस हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट कंपनीज के हैं. जिस तरह से ऑटोडेस्क है, ऑटोडेस्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास उसका भी जो डेटा स्ट्रक्चर है उनका अपना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो कि उनकी यूज़र कम्युनिटी के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, जो स्पेशली आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस या अर्बन प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता है. तो उनका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक है. बट इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो एक कंपैटिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि अब जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स और मॉडर्न जो डेटा स्ट्रक्चर्स इस वक्त मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ अगर उनकी कंपैटिबिलिटी ना हो तो वहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है. बिकॉज डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो अब इंटर रिलेटेड हैं. जिस तरह से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या अर्बन प्लानिंग का जो फील्ड है उसका जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और डेटा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. ऑटो कैड सॉफ्टवेयर जो है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के लिए एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कंसिडर किया जाता है और इसके जो यूज़र्स हैं वो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करते हैं. जबकि जीआईएस की जो कम्युनिटी है वो ऑटो कैड के ऊपर काम नहीं करती, उसका जो काम करने का तरीकाकार है वो डिफरेंट है. बट अब प्लानिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको दोनों तरह का डेटा जो है वो अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया की के लिए एरिया की प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ डेटा जो है वो ऑटो कैड की फाइल्स में अवेलेबल है, कुछ आपको जीआईएस की फाइल्स में डेटा अवेलेबल है. तो इन दोनों डेटा की आपस में कंपैटिबिलिटी बनाना जो है ये अच्छा खासा एक डिफिकल्ट काम है. तो इस मकसद के लिए आपको एक स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मल्टीपल सोर्सेज से हासिल किया गया डेटा उसको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको स्टोर कर सकें और उसके बाद उसको आप मैनेज कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें. बेसिकली एनालिसिस पर्पस के लिए ये सारा डेटा जो है वो आपका कंपैटिबल होना चाहिए एक दूसरे के साथ. तो उसी सूरत में आप जो है वो अपने जो टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं. आज के क्लास लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जो जियो डेटाबेस डिज़ाइन है उसका कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिज़ाइन अवेलेबल है या नहीं. तो जो एजरी का बनाया हुआ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जियो डेटाबेस डिज़ाइंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे. डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो एक ऑलरेडी
डेटा बेस के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो कि पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पूरे कंट्री के अंदर वो राइज है। पूरे कंट्री में जहाँ जहाँ पे भी एजरी की यूज़र कम्युनिटी है वो उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जियो डेटाबेस डिज़ाइंस को ही इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर अब बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। आरजीएस इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैप्स और एप्लीकेशंस जो हैं इसको आप एक्सेस कर सकते हैं एजरी की वेबसाइट से, solutions.esri.com की वेबसाइट से आप इनकी जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो जियो डेटाबेसेस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी इस वेबसाइट के ऊपर भी हम जाते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये हमारे पास एक जियो डेटाबेस का एक टेम्पलेट मौजूद है। ये टेम्पलेट जो है ये बेसिकली आरजीएस मॉडल फॉर एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के लिए एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक डेटा मॉडल जो है एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट अवेलेबल है जो कि एजरी कंपनी का बनाया हुआ है। अब ये डेटा मॉडल जो है इसके जितने भी डिफरेंट पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के अंदर भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, इसी टेम्पलेट को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, या हमारे यहाँ एक्चुअली चूँकि डिफरेंट सिनेरियो है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो डिफरेंट है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस डेटा मॉडल को। पहले मैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ जहाँ पे ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स डेटा मॉडल्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। support.esri.com की वेबसाइट पे आप जाएं और यहाँ पे इनके FAQs के अंदर आपको ये डेटा मॉडल्स जो हैं ये सारे के सारे इनके टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे। इसका क्वेश्चन है कि डज एजरी हैव इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स, कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स क्या एजरी के कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स मौजूद हैं, तो उसका जवाब है यस। इसमें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स डेटा मॉडल्स मौजूद हैं एजरी के बनाए हुए वो इन इंडस्ट्रीज में आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेसेस के लिए जो एक डेटा मॉडल है वो अवेलेबल है। एग्रीकल्चर के लिए एक यूनिफॉर्म किस्म का डेटा मॉडल जो है वो मौजूद है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पूरे कंट्री के अंदर जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन या एग्रीकल्चर का डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है GIS सॉफ्टवेयर के अंदर, उन तमाम के तमाम डेटा के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी मौजूद होगी। जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन हॉस्पिटल्स में मरीजों का डेटा रिकॉर्ड करने का कोई एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीकाकार मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर एक हॉस्पिटल जो है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है या पब्लिक हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल्स में डेटा को रिकॉर्ड करने का तरीकाकार डिफरेंट है। कुछ हॉस्पिटल्स में वो मैनुअल रिकॉर्डिंग करते हैं, पेपर के ऊपर रिकॉर्डिंग की जाती है। कुछ जो शहरों के अंदर बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो मरीजों का, पेशेंट्स का डेटा रिकॉर्डिंग है, वो डेटा रिकॉर्डिंग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। हॉस्पिटल्स के अपने सॉफ्टवेयर हैं, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनवाए हुए हैं। कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, तो लिहाजा हर किसी सॉफ्टवेयर का जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप किसी डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं डिजीज़ प्रेवलेंस के ऊपर, डिजीज़ मॉनिटरिंग के ऊपर, तो आपको ये नज़र आएगा कि पूरे पाकिस्तान से के हॉस्पिटल से जो आप डेटा कलेक्शन करते हैं वो डेटा कलेक्शन जो है उनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत सारे हैं। यानी एक हॉस्पिटल्स का डेटा दूसरे हॉस्पिटल के डेटा के साथ मैच नहीं करता। लिहाजा जब आपको वो डेटा एक सिंगल डेटाबेस के अंदर या एक सिंगल स्टोरेज के अंदर आपको स्टोर करना है, तो आपको एक बहुत बड़ा आपके सामने एक टेक्निकल इशू पैदा हो जाएगा कि इनको किस तरह से आपस में कंपैटिबल बनाया जाए। या तो तमाम के तमाम हॉस्पिटल्स को एक सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका डेटा जो है वो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टोर हो। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली 2020 के अंदर कोविड-19 का अगर आपको डेटा रिक्वायर्ड है और आप ये चाहते हैं कि कोविड-19 का डेटा
پورے پاکستان سے آپ کلیکٹ کریں اور تمام پیشنٹس کی پوائنٹ لوکیشنز کو آپ مانیٹر کریں. تو اس میں سب سے بڑا ایشو آپ کو یہ ہوگا کہ وہ پوائنٹ ڈیٹا پاکستان کے اندر اویلیبل ہی نہیں ہے, یا پوائنٹ ڈیٹا اگر آپ کو کسی جگہ سے اویلیبل ہے تو اس کے اندر بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, بہت سارے اس میں پرابلمس ہیں, بیکاز ہاسپٹلز نے اس کو اس طرح سے کلیکٹ نہیں کیا یا مینیج نہیں کیا. سملرلی ٹی بی کے اوپر ٹیوبرکلوسس ایک ڈیزیز ہے, اس ڈیزیز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پنجاب کے ہاسپٹلس کے اندر ایک پروجیکٹ کے اوپر, نیشنل ٹی بی کنٹرول پروجیکٹ کے اوپر کام ہوا, اور انہوں نے پورے ہاسپٹلس, پورے پنجاب کے ہاسپٹلس میں ایک اسٹینڈرڈائزڈ سسٹم جو ہے وہ رائج کیا. ٹیوبرکلوسس کا جو ڈیٹا ہے وہ پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں آپ کو یونیفارم مینر کے اندر اویلیبل ہو سکے. سو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں. یہ وہ انڈسٹریز ہیں جن میں ایک انڈسٹری اسپیسیفک ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں. آپ ان انڈسٹری اسپیسیفک ٹیمپلیٹس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایگریکلچر کے شعبے کے اندر اگر آپ کو ایک انڈسٹری اسٹینڈرڈ ماڈل چاہیے, ڈیٹا ماڈل, تاکہ آپ اسی اسٹینڈرڈ ماڈل کے اکارڈنگ اپنا ڈیٹا جو ہے اس میں اسٹور کر سکیں, تو یہ ڈیٹا ماڈل جو ہے یہ آپ کو اویلیبل ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس یہ آر جی ایس ڈیٹا ماڈل فار ایگریکلچر ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر یہ بہت محنت سے اور مختلف ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ ڈیٹا ماڈلز ہیں یہ بنائے گئے ہیں, اور ان کا جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ ایزری کمپنی کی طرف سے ہے. فار ایگزامپل ایگریکلچر کے لیے جو ڈیٹا ماڈل ہے اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا سورسز اور ڈیٹا اویلیبل ہیں وہ کس قسم کے ہیں, اور آپ کو اگر ایگریکلچر کے لیے ایک ڈیٹا ماڈل کریٹ کرنا ہے, اپنے ایگریکلچر کا ڈیٹا جو ہے اس کو اسٹور کرنا ہے, تو آپ کو ایگزیکٹلی ان لائنس کے اوپر, ان گائیڈ لائنس کے اوپر اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو اسٹور کرنا پڑے گا, تاکہ آپ جب آپ اس ایک گائیڈ لائن کے اکارڈنگ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کریں گے تو وہ تمام اسٹیٹس, تمام پروونسز اور تمام ایریا کے جو ڈیٹا ہے, اس کا جو ایگریکلچر کا ڈیٹا ہے اس کے اندر ایک یونیفارمٹی جو ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. اور ایسا کرنے کی صورت میں آپ کے پاس پورے کنٹری کا جو ایگریکلچر کا ڈیٹا ہے وہ ایک یونیفارم مینر کے اندر جو ہے وہ اسٹور ہو جاتا ہے, تاکہ آپ جب اس کے حوالے سے کوئی آپ نے پلاننگ کرنی ہے, آپ نے اس کا کوئی ایسٹیمیشنز لگانی ہے, آپ نے اس کے اوپر کوئی انالیسس کرنا ہے, تو آپ کو ڈیٹا کمپیٹیبلٹی ایشوز جو ہیں وہ نہ آئیں. اس کے بعد آپ کے ایٹماسفیئر کا ڈیٹا ہے, اس کا ایک انڈسٹری اسپیسیفک ڈیٹا ماڈل جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے. اس ڈاکیومنٹ سے آپ یہاں پہ یہ انڈسٹری اسپیسیفک ڈیٹا ماڈل جو ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اوکے, یہ بھی ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اور بہت سے انڈسٹری اسپیسیفک ڈیٹا ماڈلز ہیں, بیس میپس کے لیے, بایو ڈائیورسٹی کے لیے, براڈ بینڈ اسٹیٹ کے لیے, بلڈنگ انٹیریئر اسپیس کے لیے, کاربن فٹ پرنٹ ہے, سینسس ہے, ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز, سینسس کا ایک ڈیٹا ماڈل, کیونکہ پاکستان کے اندر یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کو کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اگر ریکوائرڈ ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح سے پاپولیشن سینسس ہے, پاپولیشن سینسس نے 2017 کے اندر فرسٹ ٹائم پاکستان میں جی آئی ایس بیسڈ سینسس جو ہے اس کو کنڈکٹ کرایا. اس سے پہلے جتنے بھی مردم شماری کے سرویز ہوتے رہے ہیں پاکستان میں, اس کے اندر جی آئی ایس بیسڈ ڈیٹا جو ہے وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوا. تو 2017 کے اندر فرسٹ ٹائم جو ہے جی آئی ایس بیسڈ ایک ڈیٹا ماڈل جو ہے انہوں نے یوز کیا سینسس ڈپارٹمنٹ نے, اور اسٹیٹسٹیکل بیورو نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ باؤنڈریز دوسری ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کے ساتھ میچ نہیں کرتی. فار ایگزامپل اگر آپ الیکشن کمیشنز کی باؤنڈریز کو دیکھتے ہیں, الیکشن کمیشن کی باؤنڈریز جو ہیں وہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی باؤنڈریز کے ساتھ میچ نہیں کرتی. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی باؤنڈریز اور اس کے جو ڈیٹا ماڈل سٹینڈرڈز ہیں وہ ہمارے سینسس بیورو کے ساتھ میچ نہیں کرتے. سینسس بیورو کے جو باؤنڈریز ہیں وہ پولیس کی باؤنڈریز یا پولیس ایڈمنسٹریشن کی باؤنڈریز کے ساتھ میچ نہیں کرتے. یعنی ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنا ایک الگ سے ڈیٹا ماڈل یا ڈیٹا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن کو ہائر کیا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ ان کے ڈیٹا کو مینیج کرتے ہیں. بٹ
रिसेंटली पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब प्रोविंस के अंदर अभी बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने उनको उनके डेटा सेट्स को यूनिफॉर्म मैनर के अंदर स्टोर करना शुरू किया है और उनके दरमियान में एक कंपैटिबिलिटी जो है वो बनाई है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन जो है वो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। उसका एक प्रपोजल जो है बल्कि काफ़ी उसका एक प्रपोजल जो है वो अप्रूवल के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है कि पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाया जा सके, जो कि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है। अच्छा, इस सेंसस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के डेटा मॉडल को अगर हम देखें, यहाँ पे यूएस सेंसस का डेटा मॉडल जो है एक डेटा बेस की सूरत में, पर्सनल डेटाबेस की सूरत में यहाँ पे इसका टेम्पलेट अवेलेबल है, इसको भी हम डाउनलोड करके देखते हैं। अच्छा, इनके डेटा मॉडल से आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो डेटा मॉडल्स हैं, ये डेटा मॉडल्स पूरे कंट्री के अंदर राइज है। यूनाइटेड, ये सिर्फ अभी हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और उसमें पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है इनका एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो डेटा मॉडल अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट है, ये डाउनलोड हो गया। इसमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है कि किसी भी डिपार्टमेंट को अगर एक फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को डिफाइन करना है या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के एक डेटा मॉडल को क्रिएट करना है, तो उनको इस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की गाइडलाइन को सामने रखते हुए अपने डेटा को डिज़ाइन करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा डेटा मॉडल या ऐसा डेटा जो है उसको डिज़ाइन करे जो दूसरे मॉडल के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच ना करे, क्योंकि उनको उनके यहाँ एक नेशनल स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है कि जहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, वो एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करते हैं और उनका डेटा जो है एक डिपार्टमेंट के डेटा को कि दूसरे डिपार्टमेंट के डेटा दूसरे डिपार्टमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उसकी ज़रूरत होती है। ओके, सो दिस इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटा मॉडल टेम्पलेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। इस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। बहरहाल ये काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसके जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है ना उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये है, इस स्टैंडर्ड टेम्पलेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो भी आप बाउंड्रीज का डेटा क्रिएट करेंगे, उस बाउंड्रीज के डेटा के लिए जो एब्रीविएशन कोड्स हैं, जो लेयर्स हैं, जो उसकी टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, उनको आपको जब डेटा एंट्री करनी है तो उसको आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा एंट्री करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए। ये तो हमें एक डॉक्यूमेंट की सूरत में यहाँ पे ये मिल गया है, बट एक और हमने डाउनलोड किया है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का, आरजीएस एडमिनिस्ट्रेशन का एक डेटा मॉडल है, जियो डेटाबेस की सूरत में भी हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ये आरजीएस सेंसस डेटा मॉडल है, ये स्टैंडर्ड सेंसस डेटा मॉडल है। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को, सेंसस ब्यूरो को अगर एक सेंसस सर्वे कंडक्ट करना है और उसको अपनी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्डाइज्ड वे के अंदर स्टोर करनी है, तो उसको किस तरह से ये डेटा मॉडल को फॉलो करना है, आप इसमें देख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड एक डेटा मॉडल है या पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है वो किस सूरत में डाउनलोड होती है। इसको आप देखिएगा कि क्या इस डेटा को आप अपने जीआईएस प्रोग्राम के अंदर लेके आ सकते हैं, आपको इसमें कितने टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, pbs.gov.pk की वेबसाइट के ऊपर, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। तो यहाँ पे अब आपको पॉपुलेशन सेंसस का लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये एक डेटा नज़र आ रहा है। इसे हम ओपन करते हैं पॉपुलेशन सेंसस को। तो आप देखें कि यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस जो है वो ब्लॉक वाइज प्रोविजनल समरी सेंसस 2017 की एरिया और पॉपुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, बट जो पॉपुलेशन
सेंसस हमें अवेलेबल है वो किस फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर हम पॉपुलेशन सेंसस के ऊपर कोई एनालिसिस करना चाहें जीआईएस के अंदर, पर्टिकुलरली जीआईएस के अंदर, तो इस डेटा को देखते हुए क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप खुद इस डेटा को देखते हुए फैसला कीजिएगा कि क्या ये डेटा जो है इसको हम अपने जीआईएस प्रोग्राम के अंदर ला सकते हैं, और अगर हम इसको ला सकते हैं तो वो किस हद तक जो है वो कारआमद हो सकता है। ओके, ये 2017 के अंदर फर्स्ट टाइम ये इस तरह से हुआ है। इससे पहले का डेटा सेट जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उस डेटा सेट को हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ओके, इसके अंदर अब इस समरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो चीज़ अवेलेबल है आप देख सकते हैं कि इसमें जो डेटा है वो पाकिस्तान के सिर्फ रूरल और अर्बन का डेटा है, प्रोविंस वाइज रूरल अर्बन का डेटा है, ठीक है, ट्राइबल एरिया का, और सिर्फ रूरल और अर्बन का एक डेटा है। तो ये जनरल स्टैटिस्टिक्स, जनरल समरी स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर हम किसी एक एरिया की लोकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन की उसको एनालाइज नहीं कर सकते। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन का डेटा है वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज़ यूनियन काउंसिल, उसकी सूरत में हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जो हमें यूनियन काउंसिल की सूरत में अवेलेबल है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूनियन काउंसिल्स की सूरत में हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का। इसमें लेट से कि पंजाब के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक वाइज डेटा जो है वो आप देख सकते हैं। फैसलाबाद का ब्लॉक वाइज डेटा जो है वो आप यहाँ पे देखें। ये ब्लॉक वाइज डेटा जो है ये आपको एक टेबल की सूरत में अवेलेबल है कि पॉपुलेशन जो है वो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है वो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो है उसका सिर्फ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके साथ उसकी पॉपुलेशन और नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, ये काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है सिर्फ फैसलाबाद सिटी, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, बट इसको आपको जीआईएस प्रोग्राम के अंदर लाने के लिए एक बहुत बड़ा कह लें कि एक मार्का सरंजाम लेना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला डेटा जो है इसके साथ जब आपके पास एक बाउंड्री अवेलेबल नहीं है कि जिसके साथ आप इस डेटा को अटैच कर सकें या रिलेट कर सकें, तो आप इसको किस तरह से जियोग्राफिकली एनालाइज कर सकेंगे और किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑलमोस्ट 164 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ये 164 पेजेस का डॉक्यूमेंट सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए है। इसके अलावा पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 36 डिस्ट्रिक्ट्स के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसी तरह से हैं, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस जो हैं इन डॉक्यूमेंट्स के वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इनके ऊपर जो है वो किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपके पास ये डेटा जो है ये एक मैप की सूरत में मौजूद ना हो। जब आपके सामने, अगर आप इसी डेटा को एक मैप के ऊपर डिस्प्ले करेंगे तो मैप वर्सेस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो है उसकी तादाद उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उनकी तादाद 164 है, जबकि मैप अगर यही सारे का सारा डेटा एक मैप के ऊपर डिस्प्ले होता तो एक सिंगल पेज के ऊपर डिस्प्ले किया जाता। और उस मैप के ऊपर अगर आप उसको एनालाइज करना चाहते, उसके ऊपर कोई पॉलिसी मेकिंग करना चाहते हैं, कोई प्लान करना चाहते हैं, तो उस मैप के ऊपर जो है वो आप प्लान ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड अ डेवलपिंग कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चूंकि एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स डेटा मॉडल जो हैं वो अवेलेबल हैं किसी भी काम को करने के लिए, और पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये डेटा स्टैंडर्ड्स जो हैं ये अवेलेबल नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है अपने डेटा को मैनेज करना, प्लान करना, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के पास जब तक बेसलाइन इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, तो वो प्लानिंग कमीशन जो है उसको सही तौर पे प्लान नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को। कि इस वेबसाइट को आप लोगों ने ज़रूर डिटेल के अंदर विजिट करना है और इसको एक्सप्लोर करना है, और इसके तमाम जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स डेटा मॉडल्स हैं इसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल ये वाटर यूटिलिटीज़ के लिए जो डेटा मॉडल है, ट्रांसपोर्टेशन का डेटा मॉडल है, टेलीकम्युनिकेशन है, सी बेड सर्वे है, रास्टर है, पाइपलाइन है, पेट्रोलियम के लिए, नेशनल कैडेस्टर के लिए, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। अब लोकल गवर्नमेंट्स का जो अगर एक स्टैंडर्ड डेटा मॉडल हम पूरे कंट्री के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी की सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको एक स्टैंडर्ड वे के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। और उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास पूरे कंट्री का जो डेटा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आ जाता है।